हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 17,350 के करीब। बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त। मिड कैप शेयर्स की चाल ज्यादा बेहतर। क्रूड की उछाल ने बिगाड़ा ओएमसीज और पेंट शेयर्स का मूड खराब किया। 3% फिसले बीपीसीएल और एचपीसीएल। पेंट शेयर्स में भी दबाव, लेकिन ओएनजीसी में दिखा 5% से ज्यादा का उछाल। 1 अप्रैल से किरीट पारेख कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं होने से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर दबाव। 6% की गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना एमजीएल, साथ ही आईजीएल भी फिसला। मार्च में अच्छी बिक्री के दम पर ऑटो शेयर्स में तेज रफ्तार। बजाज ऑटो, हीरो मोटो और मारुति में 2 से 3% का उछाल। आज से आरबीआई एमपीसी की 3 दिन की बैठक शुरू। गुरुवार को होगा पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में 0.25% बढ़त की उम्मीद। तो मार्केट के इस समय देखिए बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी करीब 5-6 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी उतना ही 7 पॉइंट ग्रीन में है, तो बिल्कुल फ्लैट आप कह सकते हैं। मिड कैप में थोड़ी ज़्यादा रौनक है, 80-85 पॉइंट ऊपर है। लेकिन इंडाइसेस को आप देखेंगे तो आपको कुछ खास ट्रेंड समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप एडवांस डिक्लाइन का नंबर देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी राहत है। काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदारी वाले शेयर्स की संख्या देखिए 2358 और गिरने वाले 507। तो बिग पिक्चर थोड़ी ठीक लग रही है। इंडेक्स अभी कंसोलिडेशन के मूड में है। आज की मेहमान है स्नेहा सेठ, एंजल वन की। और स्नेहा से पहले तो एक तो मार्केट व्यू समझते हैं, फिर आपके सवालों के जवाब लेंगे। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज का मूड है, बिल्कुल कंसोलिडेशन कर रहा है। एक बहुत बुरी खबर है, बाकी सब अच्छी खबरें हैं। आपको कैसा लग रहा है, क्या अप्रोच होगा आपका निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो अगर हम देखिए मार्केट में लास्ट 2 दिनों में काफी अच्छी रिकवरी आई थी। काफी समय से इंडेक्स एक रेंज में ही ट्रेड करा था, जहां पे 17,200 250 एक रेजिस्टेंस था, जो कि इनके इंडेक्स ने काफी अच्छे से सरपास किया है। आज हालांकि हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आ रही है, बट इतना अग्रेसिव सेलिंग कुछ नहीं है। काफी सस्टेन कर रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। बट आई थिंक 17,300 की पुट में जिस तरह की राइटिंग हो रही है, तो आई थिंक 17,300 250 एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अपसाइड में 17,400 की कॉल में थोड़ी सी राइटिंग देखने को मिल रही है। जब भी अगर हम वहां पे अनवाइंडिंग देखते हैं, तो दैट विल बी अ गुड इंडिकेशन और पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड की मूव देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप देखें तो डेटा वाइज एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अभी भी काफी नीचे है, जिसके कारण मुझे लगता है करके कि यहाँ से अपसाइड की मूव ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो डिप्स पे बाय करने की ही सलाह होगी। बैंकिंग इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था लास्ट 2 दिनों में, अब आगे जाके भी दिखाएगा। 40,400 500 के आसपास एक सपोर्ट है। इमीडिएटली एक 40,800 41,000 के आसपास एक बैंकिंग इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस है। बट डिप्स पे आई वुड सजेस्ट करके कि आप लॉन्ग करके ट्रेड करें। ओके, आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी एक 100 पॉइंट की रेंज में चलेगा, 300 से 400 के बीच में, अनलेस कि किसी साइड के जो राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन कम करें, राइट? या ओके, अच्छा, ओएनजीसी और ओआईएल में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आज? यस, कैन यू रिपीट? आपको ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में कौन सा ज्यादा बेटर दिख रहा है चार्ट पे? अगर हम ऑयल इंडिया देखें तो मुझे लग रहा है करके यहाँ पे वहां पे ज्यादा आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मुझे अगर आप स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप पूछे भी तो मेरा जो एक मुझे जो आज मॉर्निंग से ही अगर आप देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में स्ट्रेंथ ओवरऑल दिख रही है, और आई थिंक यहाँ पे थोड़ी और तेजी देखने को मिल भी सकती है। ओके, ऑयल इंडिया में और तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं, अब अपने दर्शकों के साथ मिलते हैं, कॉलर लेते हैं। महेश रावल हमारे साथ बड़ौदा से जुड़ रहे हैं। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? महेश जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, जोर से बोलिए थोड़ा। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। जी बताएं। हाँ सर, मैंने 3M इंडिया खरीदा था। 3 स्टॉक है मेरे पास, 26,555 में। ओके, तो और अभी तो नुकसान हो रहा है आपको, जी जी, तो क्या इसमें करने अभी का क्या मूड है? करूँगा? मैं तो इसे उसको लॉन्ग टर्म में के लिए लिया था मैंने। हाँ, लॉन्ग टर्म मतलब साल, 2 साल, 3 साल?
हाँ हाँ सर, मैंने 3M इंडिया 26,555 में लिया था। मैंने सुन लिया सवाल, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया, तो 2-3 साल रुकने का इरादा है या एकदम शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने? मैं बस 2-3 साल के लिए लिया था, लेकिन अभी बहुत डाउन है, तो अभी सोच रहा हूँ क्या करूँ, उसको टर्न आउट कर दूँ क्या रखूँ। ओके, स्नेहा से एक पूछ लेते हैं, मदद लेते हैं। स्नेहा, 3M इंडिया बड़े टिकट साइज का स्टॉक है, शायद वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता होगा, लेकिन इन्होंने लिया था, अब ये गिर गया है नीचे, करीब करीब 3700 रुपये पर शेयर का लॉस है इनको। क्या करना चाहिए? अगर इनको रुकना है तो रुकें क्या? आई थिंक ऐसे होल्ड करना चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट और ये इनफैक्ट आप बेस फॉर्मेशन देख रहे हैं 21,700 600 जोन के आसपास, तो जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है आई थिंक इसमें से एग्जिट करना नहीं चाहिए। चांसेस है करके कि ये तेजी करे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफी समय से एक रेंज ही है। ऑन दी लोअर साइड आप देखें तो 2200 ऑन दी लोअर साइड, और अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है अराउंड 25,200 के आसपास। तो वो एक अपसाइड की रेंज जब भी ब्रीच होने के होती है तब एक मोमेंटम इसमें आ जाएगा और आपको अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी, जहां पे आप 27,800 27,900 के जोन भी देखने को मिल सकता है। तो विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ इमीडिएटली अगर आप लगा रहे हैं तो 21,700 का लगा के इसे होल्ड कर। 21,700 का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप होल्ड कर सकते हैं, रावल साहब। अगला सवाल है कपिल बंसल का, कानपुर से। कपिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर, मैंने इंफोसिस लिया था 1480 रुपए में, तो उसको क्या करना है? अभी तो बहुत लॉस चल रहा है इसमें। कितने दिन के लिए लिया था आपने? रेट तो लंबा है, कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। तो काहे के लिए परेशान है? 62 रुपये तो गिरा है, आप तो कह रहे बड़ा तगड़ा नुकसान हो गया। तगड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफी लो चला गया था। अच्छा। यूएस मार्केट भी काफी डाउन था, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, तो स्नेहा से चेक लेते हैं। स्नेहा, इन्फोसिस में इनको थोड़ा सा नुकसान है अभी, और आईटी स्टॉक जो है यूएस में तो आउट परफॉर्मर है, वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त रैली बनी। हालांकि वो कुछ 8-10 स्टॉक हैं जिसमें ज़बरदस्त रैली, लेकिन इंडियन आईटी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इनको इन्फोसिस में? इन्फोसिस अगर आप ये काउंटर देखें तो एक 1360 1370 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन है। एक अच्छी तेजी आने के बाद यही रेंज में यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। अपसाइड में इमीडिएटली एक हर्डल अगर आप देखें तो 1620 1630 जोन के आसपास है, तो ये एक रेंज है इसके लिए। ऑन दी लोअर साइड सपोर्ट के आसपास है, इसीलिए आई वुड सजेस्ट करके कि आप इसे होल्ड करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 1360 का लगाना है और होल्ड करना है। आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट आप पॉजिटिव में निकल सकते हैं। और खरीदना हो तो किस लेवल पे खरीदना चाहिए इन्फोसिस? अगर आपको खरीदना है, अगर आपको एवरेजिंग भी करना है तो आई वुड सजेस्ट करंट लेवल्स पे आप कर सकते हैं। 1400 1420 के जोन में आप यहाँ पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया 1360 के आसपास, वो लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। और किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो वही एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो बंसल जी आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आप तो ऑलरेडी इंटर्ड हैं, तो आप इसमें एक 1360 का स्टॉप लॉस लगा के रुके रहिए, इसमें फ़ायदा होगा। वैसे भी आईटी कंपनी अपनी बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब चूंकि पूरा सेंटीमेंट खराब है तो थोड़ा बहुत नीचे आती हैं। अजय पटेल इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटेल साहब बताइए क्या मदद की जाए आपकी? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास है ना पारस डिफेंस के 100 शेयर मैंने लिए हैं, 631 का एवरेज है मेरा, और अभी डाउन चल रहा है मेरा। लॉन्ग टाइम के लिए लिए मैंने, 4 से 5 साल के लिए, और भी ऐड कर सकता हूँ, मतलब 50 से क्वांटिटी में, लेकिन कब लेना है या अभी होल्ड करना है? पारस से इतना खास प्रेम क्यों है आपको? डिफेंस सेक्टर की बहुत कंपनी नहीं, मैं मतलब सर जैसे आईपीओ आया था उसके बाद सीएनबीसी अवार्ड पे ही मतलब मैंने सुना था कि अच्छा शेयर है, अच्छा कर सकता है, तो उस हिसाब से मैंने लिए थे, तो लॉन्ग टाइम के लिए रखना है मेरे को। हाँ ओके। स्नेहा, पारस डिफेंस 631 इनकी बाइंग है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए इनको कोई इशू नहीं, 4-5 साल भी रख सकते हैं ये, और खरीद भी सकते हैं। क्या सही लेवल होगा खरीदने का, और कहाँ पे चिंता के बादल हो सकता है? आई थिंक यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए तो आई वुड नॉट सजेस्ट। अगर आप देखें तो ये चार्ट में कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो डेली चार्ट में भी वो 20 डेमा के नीचे ही ट्रेड करा था। हालांकि लास्ट 2 दिनों में थोड़ी सी तेजी दिखी है, बट आई थिंक यहाँ पे ऐसा नहीं है करके कि
जो वॉल्यूम्स भी थोड़े से दिखे हैं, तो इस रीजन से आई वुड से करके कि आप होल्ड कर सकते हैं, बट आई वुड नेवर सजेस्ट करके कि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री करें, क्योंकि ओवरऑल ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर तो है नहीं इसमें। और एक सपोर्ट अगर आप देखें तो रिसेंटली जो लो गया है दैट इज अराउंड 445, वो एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपको यहाँ से अगर स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा ये ज्यादा लग रहा है, तो आई वुड से करके कि आप एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड एटलीस्ट 473 का मेंटेन करें, जो ये अपमूव आई है। अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो इस ये लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए काउंटर, और यहाँ से और तेजी देखने को मिलनी चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है फिर से तो थोड़ा सा एग्जिट कर लेंगे, नहीं तो ही बेटर रहेगा। काफी सारे स्टॉक्स जो अच्छे लेवल्स पर है वहां पे फोकस कर सकते हैं। अपसाइड में अगर यहाँ से तेजी आती है तो पहला लेवल टू वॉच आउट विल बी अराउंड 510, और 510 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें एटलीस्ट आपको 530 535 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 473 इसे होल्ड कर। 473 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। आप तो 4-5 साल वाले हैं ना, तो फिर आप अभी इतनी जल्दी जल्दी, चूँकि आप स्टॉप लॉस आपके इस भाव से 7 रुपये नीचे है केवल करंट प्राइस से, तो बेटर है कि आप चूँकि 150-200 रुपये का नुकसान क्यों करेंगे। अच्छा स्नेहा, एक GMR एयरपोर्ट स्टॉक है, देखिए इसमें 6% की तेज़ी आ रही है, 43 रुपये 25 पैसे पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इसका थोड़ा बड़ा चार्ट भी दिखाइए डॉक्टर साहब। ये लगातार स्टॉक पे रुक रुक के तेज़ी हुई है, क्या कैसा लगता है आपको GMR एयरपोर्ट? अगर आप ये काउंटर देखें तो रिसेंटली लास्ट 3 दिनों में तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से ही काउंटर ने सपोर्ट लिया है, विच इज अराउंड आप 37-38 के जोन के आसपास से ही रिकवरी है। और जो 3 दिनों में काफी अच्छी मूव आई है। वॉल्यूम्स हालांकि फिर भी डिसेंट ही है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बट ओवरऑल जब भी अप मूव आई है उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे आए हैं रिसेंटली, तो दैट इज अ प्लस थिंग। यहाँ से अगर जब वो 43 ये लेवल्स अभी 43 के आसपास ही चल रहा है, 43.5 44 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है, इसको सरपास करता है तो इसमें थोड़ा सा मोमेंटम और भी आने के चांसेस है, विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स से जो रिसेंटली जो हाई गया था 46 47 के आसपास, वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इनफैक्ट उससे ऊपर भी जा सकता है ये काउंटर, अगर ये कंसोलिडेशन जो दिखा है रिसेंटली जहां पे ये 47 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, वो सरपास कर देगा तो ओवरऑल इसका चार्ट काफी अच्छा हो जाएगा। तो आई वुड से कर पे यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग किया है तो होल्ड करना चाहिए, और अगर किसी को फ्रेश एंट्री भी करनी है तो वो भी सोच सकते हैं आप करंट लेवल्स पे या थोड़े डिक्लाइंस पे 40-42 के जोन में। इसमें टारगेट पहला रहेगा अराउंड 47, और अगर ये तेजी करता है तो ये इसमें और भी तेजी आके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60-62 के लेवल्स भी दिखा सकता है आगे चल। ओके, तो इसमें बड़ी तेज़ी हो सकती है, लेकिन लेवल्स याद रखिएगा और पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। अगला सवाल है चेतन का, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन बताइए क्या सवाल है। हेलो, तो मैंने गुजरात पीपावाव का मैंने शेयर लिया था जिसमें काफ़ी अप्रिसिएशन तो है, और फिलहाल तो मेरे पास 20 शेयर्स है, मगर उसकी अप्रिसिएशन देखते हुए मुझे और शेयर्स लेना चाहेंगे, तो क्या लेना मुनासिब है इस समय पर? ओके स्नेहा, गुजरात पीपावाव इन्होंने जहाँ से लिया वहाँ से तो इनको अच्छा गेन हो गया। अब इनके मन में आ रहा है लालच कि क्या इसको और ख़रीद लें, चूँकि चल रहा है तो और प्रॉफिट हो जाएगा, या इसका एक एनेक्डोट ये हो सकता है कि इसको बेच के पहले प्रॉफिट कमा लें, बाद में देखा जाएगा। आपकी राय क्या है? मेरी राय में इसे होल्ड करना चाहिए इन्हें, और प्रॉफिट मिलने की काफी ज्यादा चांसेस है। आई थिंक यहाँ पे होल्ड करना है, एक स्टिक स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 105 का, और इसे होल्ड करें। एक अपसाइड में लेवल टू वॉच आउट विल बी 124। 124 के ऊपर जाते ही इसमें थोड़ा सा अच्छा आप मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके कारण यू कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 153 154 के तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। लेवल टू वॉच आउट ऑन द हायर साइड विल बी 124, उसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा आप फास्ट एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। ओके, तो ये राय चेतन आपके लिए, इसमें बने रहिए आप। स्नेहा, दो स्टॉक आप अपने चार्ट पे देखिए, एक MGL और एक IGL। इन दोनों में ही अच्छी कमज़ोरी है, और एक बड़ा रीज़न ये है, फंडामेंटली मैं पहले खबर बता दूं कि जो गैस प्राइसेस रिवाइज होने थे उस पर कोई फैसला सरकार ने लिया नहीं अभी तक। एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो प्राइस से थोड़ा नीचे आएगा तो इनको फ़ायदा होता है, लेकिन कोई फैसला हो नहीं पाया। अब देखते इस हफ्ते होता है कि नहीं होता है, और इसकी वजह से फ्राइडे को भी गिरे और आज भी गिरे, और अब तो क्रूड ऊपर भी चला गया है। तो पता नहीं सरकार क्या फार्मूला लगाएगी, कैसे इसको एडजस्ट करेगी। ये तो हुई फंडामेंटल खबर, लेकिन क्या इन दोनों स्टॉक में चार्टिकली भी कोई पैटर्न और ज़्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है क्या MGL IGL में? अगर हम स्पेसिफिकली पहले तो अगर हम IGL की बात करें तो आई थिंक यहाँ पर अगर आप चार्ट देखें तो
एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जरूर है अराउंड, आपको देखेंगे तो 400 के आसपास, 405 के आसपास, और अपसाइड में अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस है अराउंड 440 के आसपास। ऐसा नहीं करके कि चार्ट बहुत खराब हो गया, बट यहाँ से अगर हमें नेक्स्ट 2-3 सेशंस में और करेक्शन देखने को मिलता है तो हमें देखना चाहिए। बट अभी के लिए आई वुड से करके कि अगर किसी की लॉन्ग्स है तो मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है इसको अपसाइड में थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं करके कि बहुत ज्यादा करेक्शन आप एक्सपेक्ट करेंगे काउंटर्स में, क्योंकि रिसेंटली जो अच्छे सपोर्ट जोन से स्टॉक्स ने रिकवर किया है और काफी सस्टेन किया है डिस्पाइट रिसेंट, जो अगर आप देखें जो पेन था ओवरऑल, उसमें भी ये काउंटर्स काफी अच्छे से स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। हालांकि आज जो भी न्यूज की वजह से आप देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, तो आई डोंट थिंक करके कि एटलीस्ट जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी ने अगर होल्ड किया तो उन्हें वरी करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आएगा बट वहां पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एमजीएल में अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 910, और अगर हम आईजीएल की बात करें तो आईजीएल में अगर आप देखें तो काउंटर करेक्ट होके एटलीस्ट यहाँ पे डेली चार्ट में अपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आया है, तो 390 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए किसी के अगर लॉन्ग से। ओके, तो आईजीएल और एमजीएल में अगर किसी को ट्रेड लेना है तो उसकी राय ये है, और कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उसके लिए ये राय है। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब एक कंपनी की बात करते हैं, मारुति की, जिसने FY23 में रिकॉर्ड 19.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बेची। हालांकि मार्च में कंपनी की कुल घरेलू बिक्री 2% घटी है, लेकिन आंकड़े अनुमान से बेहतर हैं। ऑटो बिक्री पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। शशांक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और नंबर्स पे पहले बात करते हैं, तो जो ये मार्च का महीना था, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि कैसा था डिमांड के लिहाज से, और अब चूँकि FY24 में हम लोग एंटर कर रहे हैं तो उसका आउटलुक कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, अगर आप मार्च के महीने की बात करें तो मार्च के महीने में इंडस्ट्री में 3,36,000 गाड़ियां बिकी, होलसेल के नंबर में बता रहा हूं। और अगर गुज़िश्ता साल से इसका मुवाजना करें जिसमें 3,22,000 गाड़ी बिकी थी, तो इसमें जो ग्रोथ है वो 4.4% है। और रिटेल में भी लगभग इसी तरह की ग्रोथ हमको तकरीबन देखने को मिली है। ये दोनों जो आंकड़े हैं होलसेल के और रिटेल के, ये सबसे आज तक के सबसे हमारी जो तारीखी जो है इसमें ऑटो इंडस्ट्री की, उसमें सबसे ज़्यादा के आंकड़े हैं ये। और अगर आप इस पूरे साल की बात करें, जो गुज़िश्ता माली साल था 2022-23 का, उसमें 38,90,000 के करीब गाड़ियों की बिक्री हुई है। और उसके पिछले साल यानी 21-22 से मुआवजा करें तो उस समय 30,70,000 के करीब गाड़ी बिकी थी। मतलब मार्केट में इस वर्ष 22-23 के साल में 26.7% का इजाफा हुआ है। तो अच्छा रहा मार्केट। और ये आज तक के पैसेंजर व्हीकल की जो तारीख है हिंदुस्तान में, उसकी सबसे ज़्यादा सेल रही है। तो काफ़ी अच्छा साल निकला और हमें उम्मीद है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेंगे आगे आने वाले इसमें रुझान। हालांकि जो ऐसी जो पेशगोई की गई कि अगले साल जो ग्रोथ है वो 5 से 7% के दरमियान रहेगी, और इंडस्ट्री में करीब 40 से 41 लाख गाड़ियों का जो है ऐसा इम्कान है कि इतनी बिक्री होगी अगले साल। ओके शशांक जी, अभी हम लोग जो ताज़ा तरीन माहौल देख रहे हैं उसमें डीलरशिप इंक्वायरी और फुटफॉल्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, खास तौर पे आखिरी के कुछ हफ्तों में। क्या ये किसी प्रकार की चिंता के साइंस दिख रहे हैं? कोई डिमांड में कमी के संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक इंक्वायरीज का सवाल है, इंक्वायरीज तो मार्च में भी हमने उसको जो है मुस्बत हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन हाँ, जो बुकिंग्स का जो रुझान है वो थोड़ा सा जरूर कम हुआ है। और हमारे अगर आप मारुति के जो आंकड़े हैं उनको देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी जरूर ग्रोथ दिखी है, लेकिन चूंकि फ्रॉन्क्स और जिमनी के जो आंकड़े हैं वो भी उसमें
शामिल हैं, इसीलिए ये ग्रोथ शायद मुस्बत दिख रही है। लेकिन अगर उन फ्रांक्स और जिमनी के अगर जो नंबर्स हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो ये लगभग फ्लैट सी सिचुएशन है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर पिछले 2-3 हफ्ते का अगर जिक्र करें तो वहाँ पे ग्रोथ में थोड़ी सी डिमांड में थोड़ी सी सॉफ्टनिंग देखने को मिली है। एक बात पर और आपका तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि ये जो डिमांड घटती हुई दिख रही है एडवांस बुकिंग में, इसका क्या वजह मानते हैं आप? क्या ब्याज दरें बढ़ रही हैं या कीमतें बढ़ गई हैं? क्या कारण है इसका? जी देखिए, कोई एक वजह नहीं है, और उतना ज़्यादा मतलब डिमांड पे उतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा है अगर आप देखें तो। लेकिन जो थोड़ी सी सॉफ्टनिंग हमें नज़र आ रही है उसकी बुनियादी वजह मेरे हिसाब से तो यही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो थोड़े से अब ऑटो के लोन रेट्स में भी इजाफा हो रहा है। जो रेपो रेट्स में हमने देखा मई से आज तक जो 250 बेसिस पॉइंट का जो इजाफा हुआ है, तो ये और आपको पता है कि ऑटो रिटेल्स जो हमारे मुल्क में है उसका 80% हिस्सा जो है वो ऑटो लोन्स के जरिए होता है। तो यही वजह है कि लोन रेट्स में जो इंक्रीज हुए हैं उसका जरूर एक मनफी उस पर असर पड़ा होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी है कि कुछ हाल में हमने देखी कि अनसीजनल जो रेन्स हुई हैं, जो बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से भी जो रूरल सेंटीमेंट है उस पर एक जो मनफी असर पड़ा है। वो दोनों ये दो वजह को मिला लें तो वही जो है उसका असर हमें इस हल्की सी सॉफ्टनिंग में दिख रहा है। अच्छा, इस वजह में एक चीज़ और मैं एक्सप्लेनेशन चाहूँगा आपसे। क्या ख़ासतौर पे जो छोटी गाड़ियाँ हैं, हमको याद है पिछली बार भी हमने आपसे इस बात में चर्चा की थी, तो ऐसा लग रहा था कि छोटी गाड़ियों की तरफ रुझान थोड़ा लोगों का कम है। क्या ये सच्चाई है? नहीं देखिए, अगर आप मार्च के मुतालिक बात करें तो हाँ, ऐसा जाहिर सा होता है कि वहाँ पे कुछ गिरावट आई है। लेकिन ये एक अगर आप रुझान के उसमें देखें तो रुझान इस साल, मतलब जो गुज़िश्ता साल 22-23 का जो माली साल था, उसमें हमने देखा कि दरअसल 20% का इजाफा हुआ है हैच सेगमेंट में। तो वहाँ तो 21-22 से अगर मुआवजा करें तो जहाँ पे करीब 11,52,000 गाड़ी की बिक्री हुई थी, इस 22-23 में वो बढ़ के 13,42,000 के करीब हो गई। तो 20% की तो इजाफा हुआ है। तो लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ मार्च का अगर आप देखें, और मुझे लगता है मार्च के उसको सिर्फ वो थोड़ी सी तंग नजर अगर जिसको कहेंगे वो होगी अगर हम सिर्फ मार्च के आंकड़े जो है उसको देखें। तो ओवरऑल तो 20% का इंक्रीज हुआ है हर सेगमेंट में। ओके, तो हर सेगमेंट में ओवरऑल तेज़ी है और 2024 का आउटलुक भी ठीक ठाक लग रहा है। शशांक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस नंबर्स पर एक्सप्लेन करने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। मारुति का स्टॉक देखिए करीब 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, और हालांकि ऊपर से थोड़ा सा नीचे है लेकिन अभी भी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इस बीच मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास तब्दीली इसमें आई नहीं है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो खिलाड़ी नंबर 1।